Good morning, dear all students of class 12 Commerce. My name is Dr. Indermal Goyal, and today we will discuss about one of the important method of accounting for joint venture. What is joint venture? What are the characteristics of joint venture? And what are the various types of business for which the joint venture can take place. As I have already discussed about the meaning and characteristics of joint venture, how it is distinct from partnership, and what are the various methods of preparing the books and accounts for joint venture. Today we will discuss about second method of अकाउंटिंग फॉर जॉइंट वेंचर। जैसा कि मैंने आपको मेरे फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जॉइंट वेंचर एक शॉर्ट टर्म बिजनेस है, एक शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप है विच इज स्टार्टेड बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन्स फॉर अचीवमेंट ऑफ ए प्रीडिटरमिनेट गोल and accomplishment of a particular task, or it may be for a specific time period, and after expiry of that time, after achievement of that goal and after completion of the task, the joint venture business will come to an end and all the co-venturers will settle their mutual account through receipt and payment in final settlement after considering all the incomes and expenses of the joint venture business. The first method is called as a separate set of book is maintained for joint venture method. उसमें हम joint bank account open करते हैं और फिर joint venture account बनाते हैं और तीसरा हम co-venture account बनाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे second method when separate set of book is not maintained, यानी कि कई सारे co-venture जॉइंट वेंचर बिजनेस करने वाले ऐसे व्यक्ति जो एक साथ कई लोगों के साथ अलग अलग तरह का बिजनेस करते हैं, लेकिन उनका जो बुक्स एंड अकाउंट्स है वो एक ही रखते हैं। यानी कि अपनी एक ही बुक में एक व्यक्ति जो सपोज ए है वो अपना बी के साथ जॉइंट वेंचर है, उसका भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग एक ही बुक में करता है। उसका कुछ पी के साथ में भी एक जॉइंट वेंचर बिजनेस है, उसका भी लेखा वो एक ही अपनी बही में करता है। एक ऐसा व्यक्ति है जिसका के साथ में भी एक जॉइंट वेंचर बिजनेस है, उस बिजनेस का लेखा भी वो इसी बही में करता है। ठीक है, और साथ ही साथ इस मेथड का दो पार्ट है। When separate set of book is not maintained, इसमें दो मेथड है। A when each co-venture record is open transaction only, और B होता है when each co-venture record all transaction। इसका मतलब होता है प्रत्येक साहसी वो खुद के सारे व्यवहार भी लिखेगा जॉइंट वेंचर से रिलेटेड, और उसका जो दूसरा को-वेंचरर है उसने जो जॉइंट वेंचर के लिए ट्रांजेक्शन किया है उसका भी वो लेखा करेगा। तो आज हम सेकंड का बी मेथड करेंगे। ठीक है, उसका हेडिंग हो गया when separate set of book is not maintained and each co-venturer record all transaction as and when they have taken place. I mean all transaction related to joint venture plus transaction of the another co-venturer. तो इस मेथड की भी हमारी कुछ लिमिटेशन है। ये क्या होगी कि इसमें भी दो ही व्यक्ति को-वेंचरर हो सकते हैं, और ये मेथड भी तब अप्लाई होता है जब दो को-वेंचरर अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्थानों पर एक दूसरे को माल भेजकर कोई बिजनेस करते हैं और फिर 2 महीने 3 महीने बाद में वो फाइनल सेटलमेंट का अपना जो है म्यूचुअल ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट करते हैं। इस मेथड में क्या विशेषता है कि इसमें जब हर ट्रांजैक्शन को दोनों को-वेंचरर लिखेंगे तो ऐसी स्थिति में ये तभी संभव होता है कि अगर ए ने कोई ट्रांजैक्शन जॉइंट वेंचर के लिए किया वो खुद तो लिखेगा ही, और मान लीजिए उसका अनदर को-वेंचरर बी है तो इसकी सूचना वो इमीडिएटली बी को भी देगा, जिससे कि बी भी उस ट्रांजैक्शन को इमीडिएटली लिख सके, और ताकि बाद में
there will be no chance of manipulation in the values and the quantity contained in a particular transaction. इससे जो पहले मेथड था जिसमें ना सेपरेट सेट ऑफ बुक इज नॉट मेंटेन एंड ईच को वेंचर रिकॉर्ड इज ओन ट्रांजेक्शन ओनली, तो इसमें क्या था कि दूसरा वाला को वेंचरर है उसने कुल कितने ट्रांजेक्शन किए थे, कितना परचेज किया, कितना सेल किया, कितना एक्सपेंसेज पे करा, इसकी जानकारी उसको इमीडिएटली नहीं मिलती थी। और बाद में जब 2-3 महीने बाद में जब वो अपना म्यूचुअल सेटलमेंट करते थे तब वो एक जना कहता मेरे इतना रुपए खर्च हुआ, दूसरा कहता इतना मेरे खर्च हुए, और उनका पास में कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। वो उस समय फिर बाद में क्रॉस टैली नहीं कर सकते। इमीडिएटली अगर हम किसी ट्रांजेक्शन को चेक एंड रीचेक करें ना तो वी कैन क्रॉस वेरीफाई कि भाई आपने अगर माल खरीदा तो कितने में खरीदा, कहाँ से खरीदा, आपको जब उसकी डिटेल होती है तो यू कैन इंक्वायर फ्रॉम द थर्ड पार्टी, फ्रॉम द सप्लायर ऑफ द जॉइंट वेंचर बिजनेस, एंड यू कैन एश्योर दैट कि अनदर पार्टनर है, को वेंचरर है, वो कोई चीटिंग नहीं कर रहा है। लेकिन 3-4 महीने बाद में जब आप सेटल करते हैं और फिर आपको किसी ट्रांजेक्शन के बारे में कुछ डाउट है ना तो दैट कैन नॉट बी क्लैरिफाइड। इसलिए थर्ड मेथड जो है ये हमारा एक बेटर मेथड है एज कम्पेयर टू सेकंड का ए मेथड, जिसमें सेपरेट सेट ऑफ बुक इज नॉट मेंटेन एंड ईच को वेंचर रिकॉर्ड ओवन ट्रांजेक्शन। उसका मेरा एक अलग वीडियो है। और ये जो है वो है सेपरेट सेट ऑफ बुक इज नॉट मेंटेन एंड ईच को वेंचर रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन। जब प्रत्येक साहसी अपने संयुक्त साहस से संबंधित व्यवहारों का खुद का लेखा भी करता है और दूसरा को वेंचरर ने जो ट्रांजेक्शन किया है उसका भी वो अकाउंटिंग करता है। और वो कैसे करता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अपने ट्रांजेक्शन की जो जॉइंट वेंचर से रिलेटेड है उसकी इंफॉर्मेशन इमीडिएटली एक दूसरे को सेंड कर देते हैं ताकि वो उस ट्रांजेक्शन को इमीडिएटली लिख सके और बाद में जो वो इंफॉर्मेशन भेजी जाएगी दैट विल नॉट बी वैलिड, आपको इमीडिएटली भेजना पड़ेगा, ये कंडीशन है। तो इसलिए जो दोनों ट्रांजेक्शन है, दोनों पार्टीज हैं, दे आर नाउ विजिलेंट अबाउट द ट्रांजेक्शन ऑफ ईच अदर सो दैट द फिगर्स और ट्रांजेक्शंस वैल्यू कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड एंड इट विल create the environment of trust and confidence to each other, because now they are getting the chance to cross tally and cross verify about the happening of a particular transaction related to joint venture। तो इसको मैं आपको अकाउंटिंग एंट्रीज को समझाऊंगा, फिर बाद में हम क्वेश्चन करेंगे। अब इस अकाउंटिंग एंट्रीज को समझाने के लिए मैंने आपको देखिए लिखा है ये ट्रांजेक्शन और फिर बुक ऑफ ए और बुक ऑफ बी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस मेथड में भी है ना वो केवल जो है 2 ही पार्टी हो सकती है। इसमें मैंने पार्टी को नाम दिया ए एंड बी, ठीक है। अब मैं इसकी अकाउंटिंग एंट्री बता रहा हूं। देखिए ए गुड्स परचेज बाय ए एंड एक्सपेंसेस पेड बाय ए, इन दोनों ट्रांजेक्शन की एंट्री एक ही होगी, सिर्फ नरेशन में हम डिस्टिंक्ट करेंगे। तो अगर मान लीजिए सर ए ने माल खरीदा, ए ने माल किसके लिए खरीदा, उसका जो बी के साथ जॉइंट वेंचर है उसके लिए खरीदा, तो ए एंट्री करेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश अगर उसने नगद में खरीदा, टू बैंक अगर उसने चेक दिया, एंड टू क्रेडिटर अगर उसने उधार खरीदा। तो ए और बी 2 पार्टी है और ए ने जो माल खरीदा जॉइंट वेंचर बिजनेस के लिए, जो उसका बी के साथ भी बिजनेस है, इसकी सूचना वो इमीडिएटली बी को देगी और बी भी ए के द्वारा किए गए इस ट्रांजेक्शन की एंट्री करेगा। तो क्या एंट्री होगी, बी लिखेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, यानी कि ये जो एक्सपेंसेज है जॉइंट वेंचर का, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट आपको ट्रेडिंग एंड पेएबल अकाउंट की तरह मानना है। इन जॉइंट वेंचर अकाउंट वी विल डेबिट ऑल एक्सपेंसेज इनकर्ड बाय बोथ द को-वेंचरर एंड इन इट्स क्रेडिट साइड वी विल राइट सेल्स बाय बोथ द पार्टी एंड स्टॉक टेकन बाय बोथ द पार्टीज एट द एंड ऑफ द जॉइंट वेंचर बिजनेस। तो ए ने माल खरीदा, ए ने तो पेमेंट किया, तो जॉइंट वेंचर टू कैश टू बैंक टू क्रेडिटर, और इसकी सूचना इमीडिएटली बी को दिया, तो बी ने उसकी एंट्री करी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ए। तो ए बिकम द क्रेडिटर ऑफ द जॉइंट वेंचर बिजनेस, बी एग्रीड बाय रिकॉर्डिंग दिस ट्रांजेक्शन, बाय वेरीफाइंग दिस ट्रांजेक्शन। यानी कि ए ने कोई जॉइंट वेंचर बिजनेस के लिए ट्रांजेक्शन किया, उसकी एंट्री ए भी कर रहा है और इसकी सूचना जब वो बी को देता है तो बी भी इस ट्रांजेक्शन को लिख रहा है। और उसने बी ने क्या किया, ए को अपनी बुक में क्रेडिटर बना दिया, क्योंकि जब ए ने कोई बिजनेस के लिए व्यय किया है, माल खरीदा है,
तो ही बिकम द क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। इसलिए बी ने अपनी बुक में ए के अकाउंट को क्रेडिट किया, और चूंकि ये माल जॉइंट वेंचर के लिए खरीदा गया तो जॉइंट वेंचर अकाउंट को डेबिट किया। अब देखिए, अगर ए ने कोई एक्सपेंसेस पेड करा तब भी एंट्री तो यही होगी, जॉइंट वेंचर टू कैश और टू बैंक और टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो जाएगा, और नरेशन हो जाएगा बिग एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर जॉइंट वेंचर। और इसकी सूचना ए इमीडिएटली बी को देगा, और बी भी एंट्री करेगा, वही होगी जॉइंट वेंचर टू ए बीइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय ए। तो इन दोनों की मैंने एक ही एंट्री लिखा है, फिर सिर्फ नरेशन से आप डिस्टिंग करें। अब उसके बाद दूसरा, अगर बी ने कोई माल खरीदा है जॉइंट वेंचर बिजनेस के लिए और बी ने एक्सपेंसेस पेड करा है, तो बी तो उसकी एंट्री करेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश, टू बैंक और टू क्रेडिटर। टू कैश रोकड़ खरीदने पर, टू बैंक चेक द्वारा खरीदने पर, एंड टू क्रेडिटर अगर बी ने उधार माल खरीदा है जॉइंट वेंचर के लिए, और इसकी सूचना जो ही वो ए को देगा, ए उसकी एंट्री करेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट बी। ए ने अपनी बुक में बी को क्रेडिट कर दिया। बाय दिस एंट्री बी बिकम क्रेडिटर ऑफ जॉइंट वेंचर बिजनेस, बिकॉज व्हेन ही हैज पेड ऑन बिहाफ ऑफ द जॉइंट वेंचर ही गॉट द राइट टू रिकवर। सो इन द बुक ऑफ ए बी इज क्रेडिटेड when B purchased the goods. When A purchased the goods, then A account is credited in the book of B. ये आपको एंट्री ऐसे समझनी है कि जो व्यक्ति बिजनेस के लिए खर्च करेगा वो खुद तो टू कैश टू बैंक करेगा, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो ना उसको क्रेडिट करेगा, उसको बिजनेस का क्रेडिटर बना देगा। नेक्स्ट, गुड सोल्ड बाय ए। अब अगर जॉइंट वेंचर बिजनेस का माल ए ने बेचा तो ए को रुपया मिला, कैश अकाउंट डेबिट। अगर चेक से बेचा बैंक अकाउंट डेबिट। अगर बीआर मिला तो बीआर अकाउंट डेबिट, और अगर उधार बेचा तो डेटर या कस्टमर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। क्योंकि ए ने जो माल जॉइंट वेंचर के बिजनेस के लिए बेचा तो जॉइंट वेंचर अकाउंट एक ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट का कंपोजिट फॉर्म है, और सेल्स को हमेशा अपन ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं। तो यहाँ बुक ऑफ ए में एंट्री क्या हुई, कैश बैंक डेटर या बीआर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, तो जॉइंट वेंचर में आ जाएगा बाय कैश बाय बैंक बाय डेटर बाय बीआर। तो ये एंट्री होगी, ए ने माल बेचा। अब ए ने जो ही माल बेचा इसकी सूचना वो बी को देगा कि मैंने इतना माल इतने रुपए में बेचा है। तो जब उसने माल बेचा ए ने तो ए को रुपया मिला, तो ए ना वो बिजनेस का डेटर हो गया, जॉइंट वेंचर बिजनेस का डेटर हो गया। इसलिए बी अपनी बुक में क्या लिख रहा है, ए अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। When A sold the goods, he collect the money on behalf of the business. A become the debtor in the book of B. तो जब A द्वारा माल बेचा जाएगा, A खुद करेगा कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, B आर डेटर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, और इसकी सूचना जब B को देगा तो B करेगा A अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर में आ जाएगा बाय A, गुड सोल्ड बाय A। ठीक है। अब उसके बाद अगर B ने माल बेचा, गुड सोल्ड बाय B, if the B has sold the goods, he has collected the money, then in the book of B the journal entry will be cash account debit, bank account debit, debtor account debit या BR account debit to joint venture। टू सेल्स की जगह क्या आएगा, टू जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर में आ जाएगा बाय कैश बाय बैंक, जो B की बुक में बनेगा। और B ने जो माल बेचा इसकी सूचना वो इमीडिएटली A को देगा, तो A अपनी बुक में क्या करेगा, B के अकाउंट को डेबिट कर देगा। B become the debtor when he has collected the money on behalf of the business. B become the debtor in the book of A। तो आप देखिए जब B ने माल बेचा तो A ने क्या एंट्री करी, B अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका हमारा, जब सेपरेट सेट ऑफ बुक इज नॉट मेंटेन एंड ईच को वेंचर रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन। ऑल ट्रांजैक्शन का मतलब है अपने खुद का ट्रांजैक्शन भी लिखेगा हर व्यक्ति, हर साहसी, और इसकी सूचना वो दूसरे वाले व्यक्ति को देगा, और दूसरा वाला व्यक्ति भी उस ट्रांजैक्शन को भी लिखेगा, अपना ट्रांजैक्शन भी लिखेगा। नेक्स्ट है हमारा गुड्स गिवन बाय ए। अगर मान लीजिए ए को वेंचर है, हम यहाँ ए और बी दो संयुक्त साहसी है, ये मानकर सारी अकाउंटिंग एंट्री और कॉन्सेप्ट को मैं इधर समझा रहा हूँ। तो व्हेन द गुड्स इज सप्लाइड और गिवन बाय ए फॉर जॉइंट वेंचर बिजनेस, तो एंट्री बनेगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू परचेज। क्योंकि जब कोई व्यक्ति बिजनेस के लिए माल देता तो ही विल राइट टू परचेज। और मैंने आपको एक
वीडियो भेजा था उसमें हमने बताया था यूज ऑफ गुड्स परचेज अदरवाइज देन सेल, इस पर मेरा एक अलग से वीडियो है। दो दिस टॉपिक रिलेट्स टू क्लास 11 जर्नल एंट्रीज। यूज ऑफ गुड्स परचेज अदरवाइज देन सेल यानी कि क्रय के माल का बिक्री के अलावा अन्य प्रयोग जब भी होता है उसमें हमेशा टू परचेज आएगा। जैसे गुड्स गिवन है चैरिटी, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, गुड्स डॉन फॉर पर्सनल यूज, इन सब में हमेशा क्या आएगा? टू परचेज आएगा। ऐसे ही अगर गुड्स गिवन फॉर जॉइंट वेंचर बिजनेस हो तब हमारी एंट्री होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्योंकि ए ने माल दिया उसने किया जॉइंट वेंचर टू परचेज। अब इसकी सूचना वो बी को देगा तो बी क्या करेगा? ए को क्रेडिटर बनाएगा, वो लिखेगा टू ए जॉइंट वेंचर टू ए, क्योंकि ए ने जब अपने पास से माल दिया तो ए है ना वो बिजनेस का क्रेडिटर बन गया, तो द एंट्री जॉइंट वेंचर टू ए। इसी तरह अगर बी ने अपने पास से माल कोई सप्लाई करा है तो बी खुद करेगा जॉइंट वेंचर टू परचेज, और इसकी सूचना जब वो बी ए को देगा तब ए करेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बी। बी बिकम द क्रेडिटर। व्हेन बी हैज सप्लाइड द गुड्स B will write to purchase, joint venture account debit to purchase, and the same transaction will be recorded in the book of A, and the entry will be joint venture account debit to B, being goods supplied by B. So B become the creditor by supplying the goods to the joint venture business. तो ये दोनों एंट्री साइमल्टेनियस है। अब ऐसे ही जब है ना बिजनेस 3 महीने के लिए था और 3 महीने पूरे होने के बाद में अगर वो अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं और कुछ माल अनसोल्ड रह जाता है, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। तो आपने पता है हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट में लिखते हैं बाय सेल्स एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक बिकॉज द बिजनेस रिमेन कंटिन्यू, बट इन केस ऑफ जॉइंट वेंचर इट इज अ शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप एंड द बिजनेस विल कम टू एन एंड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ स्टिपुलेटेड टाइम, से 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ। तो ऐसी स्थिति में जो बचा हुआ माल है ना वो या तो कोई एक को वेंचर लेगा या दोनों लोग बांट लेंगे। तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर द अनसोल्ड स्टॉक टेकन बाय द को-वेंचरर? अगर ए ने बचा हुआ माल ले लिया तो ए एंट्री करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। ए ने माल लिया तो ए को कुछ पार्ट पेमेंट हो गया, माल के मूल्य के रूप में भुगतान हो गया ए को। अब इसकी सूचना वो बी को देगा तो बी इसकी एंट्री करेगा क्या? ए अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर में लिखा जाएगा बाय ए एंड गुड्स टेकन बाय ए। तो यहाँ अनसोल्ड स्टॉक टेकन बाय ए ने जो माल लिया है ए खुद एंट्री करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, और इसकी सूचना जब बी को मिलेगी तब बी लिखेगा ए अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। तो ए बिकम द डेटर टू द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स दैट हैज बीन टेकन बाय ए। तो ए बिकम द डेटर। अब ऐसे ही ठीक अगर कुछ अनसोल्ड माल बी ले लेता है तो बी की बुक में एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर बीइंग अनसोल्ड स्टॉक टेकन, और बी इसकी सूचना ए को देगा और ए की बुक में एंट्री होगी बी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। व्हेन बी हैज टेकन द गुड्स इट इज ए पार्ट पेमेंट टू बी एंड बीज अकाउंट इज डेबिटेड, क्योंकि हमारा वैसे भी जर्नल एंट्री बनाने का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो जो हमारा पर्सनल रियल एंड नॉमिनल का जो रूल्स है वो रूल अप्लाई करना है in this method. It is totally based on the double entry system of accounting. So when the goods is taken by B, B will record this transaction like purchase account debit to joint venture, and A will record this transaction B account debit to joint venture. Right? तो ये थी हमारी part entry. Now you see 9th entry for interest on capital payable to co-venture. If at the time of the commencement of the joint venture business, both the co-venturer have decided to charge a certain rate of interest on the capital invested by them or the expenses incurred by them on behalf of the joint venture, then it will be charged. Interest on the capital or interest on expenses incurred by both the co-venturer is expenses for the joint venture business. So it will be debited in joint venture account. और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना वो एक व्यक्ति की इनकम हो जाएगी। तो अब आप देखिए ए और बी दो को-वेंचरर है, दोनों ने जो माल के लिए खर्च किया, माल के लिए परचेज करने का जो एक्सपेंसेस पे करा, whatever they have paid, they will charge interest. And what is the formula of interest? Interest is equal to amount into time into rate. You know, interest is always a matter of time
it will be charged from the date of the spending money till the date of preparation of final account for the joint venture business. तो जो जितना रुपए जब खर्च करेगा उस दिन से लेकर फाइनल सेटलमेंट तक का डेट का उसको ब्याज लेने का राइट है, एंड इट विल बी एप्लीकेबल फॉर बोथ द को-वेंचरर ए एंड बी। अब देखिए, अगर मान लो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो वो जॉइंट वेंचर बिजनेस का एक्सपेंसेस होगा और को-वेंचरर की इनकम होगी। तो ए की बुक में क्या एंट्री बनेगी, ए लिखेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, इसमें आएगा दोनों का इंटरेस्ट जो ए और बी का दोनों को देना है। उसमें ए खुद के इंटरेस्ट के लिए लिखेगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी को देना है तो वो कर रहा है टू बी, यानी कि बी एंटाइटल, बी बिकम द क्रेडिटर फॉर इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। तो वो कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद में इस तरह से लिखा जाएगा जॉइंट वेंचर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। Similarly, the entry for in the book of B for interest on capital in the book of B, तो B करेगा joint venture account डेबिट, इसमें टोटल इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में B का खुद का इंटरेस्ट आएगा एंड टू A's कैपिटल जो इंटरेस्ट A को देगा। तो ये हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड A और B दोनों की बुक में एंट्री। नाउ इसी तरह से for salary and commission which is also payable to the co-venturer on the basis of their mutual agreement, तो इससे क्या होगा, A की बुक में जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कमीशन एंड टू सैलरी जो A को मिलनी है और जो B को मिलनी है उसके लिए वो करेगा टू B, क्योंकि जो B को मिलनी है तो B बिकम द क्रेडिटर इन द बुक ऑफ A, तो इट विल बी द एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन फॉर सैलरी एंड कमीशन पेबल टू A। ठीक है, अब इसी के लिए सैलरी और कमीशन के लिए B की बुक में क्या एंट्री होगी, B की बुक में होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये जॉइंट वेंचर का एक्सपेंस है, टू कमीशन एंड टू सैलरी, ये B को जो मिलेगी इट विल बी पार्ट ऑफ द इनकम ऑफ द बिजनेस, एंड टू A's अकाउंट व्हिच इज पेबल टू A। तो फिर है ना अमाउंट पेड टू क्रेडिटर एट डिस्काउंट, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है अमाउंट पेड टू क्रेडिटर एट डिस्काउंट, क्योंकि जो माल हमने उधार खरीदा था अब उसको पेमेंट करेंगे, तो जो पेमेंट करेंगे तो हमारी एंट्री बनेगी क्या, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश एंड टू बैंक, और जो डिस्काउंट मिला है ना दिस इज द इनकम फॉर द जॉइंट वेंचर बिजनेस, सो वी विल राइट हियर टू जॉइंट वेंचर डिस्काउंट रिसीव। तो इन कॉमन हमारी एंट्री क्या है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, या टू डिस्काउंट की जगह वो लिखेगा टू जॉइंट वेंचर, बिकॉज दिस डिस्काउंट अवेल इज फॉर द जॉइंट वेंचर बिजनेस। तो ए ने जो माल उधार खरीदा था जॉइंट वेंचर बिजनेस के लिए, उसके लिए जब वो पेमेंट कर रहा है डिस्काउंट तब वो एंट्री कर रहा है अपनी बुक में क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश और टू बैंक एंड टू जॉइंट वेंचर फॉर डिस्काउंट रिसीव। इसी तरह जो बी ने माल खरीदा था उधार जॉइंट वेंचर के लिए और बाद में जब वो उसको डिस्काउंट में पेमेंट करता है तो वो अपना क्रेडिटर का पेमेंट करेगा जो जॉइंट वेंचर से रिलेटेड माल का है, एंट्री बनेगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक एंड टू जॉइंट वेंचर फॉर डिस्काउंट रिसीव। ये देखो जब उधार माल खरीदा गया था तो वो एंट्री करेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, जो माल परचेज किया था गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, तब उन्होंने क्रेडिटर को क्रेडिट किया था और जब हम पेमेंट करेंगे तब ये परचेज जॉइंट वेंचर टू क्रेडिटर, अब पेमेंट करेंगे तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश और टू बैंक आएगा। इसी तरह देखो जो बी ने जब उधार माल खरीदा उसने भी क्या किया था, कैश अकाउंट डेबिट सॉरी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, और बी जब पेमेंट करेगा तो उसकी एंट्री बनेगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक, एंड जितना कम पेमेंट किया जितना डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ क्रेडिटर से उसको टू डिस्काउंट रिसीव्ड के आगे लिखना क्या है तो जॉइंट वेंचर, और ब्रैकेट में नरेशन के लिए मैंने लिख दिया डिस्काउंट रिसीव्ड। तो दिस इज फॉर पेमेंट टू द क्रेडिटर बाय ए एंड बी for the goods purchased on behalf of the joint venture, and next entry number 12 is for amount received from debtor at discount। तो आप देखिए इधर दोनों ने जो माल बेचा है तो वो अगर उधार माल बेचा था ए ने तो एंट्री बनाएगी ए ने क्या debtor account debit to joint venture, ठीक है, debtor account cash and debtor account debit to joint venture for goods sold on credit की। अब debtor से रुपया मिलेगा तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट जितना रुपया मिला, और इस जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट में डिस्काउंट भी हो सकता है बैड डेट्स भी हो सकता है, वो डेबिट होगा जॉइंट वेंचर एंड टू डेटर का अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ डेटर्स इन द बुक ऑफ ए। ऐसे ही अगर बी किसी को उधार माल बेचा था
तो बी ने भी एंट्री करेगी कैश अकाउंट डेबिट, क्रेडिट अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर. तो डेटर वाज डेबिटेड फॉर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड लेटर ऑन इफ द अमाउंट इज पेड टू द amount is received from the debtor, then the entry will be cash and bank account debit जितना मिला, and joint venture account debit for the discount allowed or bad debts out of the total debtor, and two debtor account में total amount of debtor आएगा. ये दोनों सिमिलर एंट्री है. ये अपने अपने डेटर क्रेडिट को पे करेंगे और जो डिस्काउंट अलाउड किया वो जॉइंट वेंचर का लॉस होगा, वन डेबिट होगा. फिर फाइनली आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजैक्शन इनटू जॉइंट वेंचर, अभी आप देखिए जब आपने बुक ऑफ ए देखोगे तो उसमें जॉइंट वेंचर का नाम आया, बी का नाम आया, तो ए की बुक में क्या बनेगा फाइनली अकाउंट्स में, जॉइंट वेंचर अकाउंट टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द जॉइंट वेंचर, एंड बीज अकाउंट टू कैलकुलेट द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम बी एंड पेबल टू बी. इसी तरह जब आप बुक ऑफ बी देखेंगे तो उसमें जो भी एंट्री आई है उसमें जॉइंट वेंचर अकाउंट जहां डेबिट और क्रेडिट हुआ वो सब जॉइंट वेंचर में आएगी, और जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट पीएनएल की तरह है, इससे जॉइंट वेंचर बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा. और बी की बुक में बनेगा ए अकाउंट, जिससे ये पता लगेगा कि फाइनली ए को कितना रुपया पे करना है या कितना रुपया लेना. ठीक है. एंड नाउ एंट्री फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस. Ultimately, after recording all transactions into debit and credit side of joint venture, if the credit total is higher than debit total, it will result out profit, and the entry in the book of A will be profit and loss. Sorry, joint venture account debit to P&L खुद के लाभ के लिए, and to B's account जो लाभ B को मिलेगा. उसी तरह प्रॉफिट होने पर अगर B की बुक में एंट्री करनी है तो B करेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट या टोटल प्रॉफिट टू P&L, उसमें से जो उसको B को प्रॉफिट मिला उसके लिए, and to A's account जो प्रॉफिट का हिस्सा A को मिला, and it will be according to their mutual agreement. It may be in 3:2 और it may be equally, और कभी कभी जॉइंट वेंचर बिजनेस में लॉस भी हो सकता. तो ऐसी स्थिति में A की बुक में एंट्री होगी और शेयरिंग द लॉस. P&L अकाउंट डेबिट जो लॉस A के हिस्से में आया, B अकाउंट डेबिट जो लॉस B को बियर करना है टू जॉइंट वेंचर, तो जॉइंट वेंचर में आ जाएगा बाय P&L एंड बाय B. और इसी तरह बी की बुक बनाओगे और बी को जो लॉस हुआ है और उस लॉस को दोनों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो जो P&L अकाउंट डेबिट इसमें बी का हिस्सा कितना लॉस है टोटल में वो डेबिट, ए अकाउंट डेबिट में वो लॉस जो ए को बियर करना है, एंड टू जॉइंट वेंचर उसमें जॉइंट वेंचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. तो जॉइंट वेंचर में आ जाएगा बाय P&L एंड बाय ए इन द बुक ऑफ बी. सो दिस इज अबाउट द सेकंड मेथड. And B part of the second method, the title is separate set of book is not maintained and each co-venture record all transactions. अगर आप ये journal entry अच्छी तरह समझ आते हैं तो I am sure that you will be able to solve the question given in your course. तो इसको आपको डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग समझना है. दो पार्टीज हैं और दोनों पार्टनर हैं और दोनों के म्यूचुअल ट्रांजैक्शन मिलके जॉइंट वेंचर बिजनेस का ट्रांजैक्शन बनता है. इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इसको आपको समझना है. इस मेथड के लिए मैं आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो 2-3 क्वेश्चन अलग से सॉल्व करके बताऊंगा, बोर्ड पे करूंगा. और अभी सिर्फ आपको मैंने ये अकाउंटिंग एंट्री समझाई है, ये आपको समझ में आनी चाहिए. इफ यू गॉट द पॉइंट, अगर आपने जर्नल एंट्री जो है वो समझ ली है तो ये मेथड बहुत आसान है समझना, क्योंकि पूरा जर्नल और लेजर पर ही आधारित है. और जर्नल और लेजर आपने 11th में अच्छी तरह से करा हुआ है. और इसको ये मानते हुए करना है कि जॉइंट वेंचर एक शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप की तरह बिजनेस है. जो आपने पार्टनरशिप अकाउंट बनाए थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, उसको कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए ये समझना है. राइट. थैंक यू वेरी मच.